लास्ट टाइम पे अपन ने पढ़ लिया था ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ में मैंने आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी ड्राइव करवा दिया था, ठीक है। हेडिंग डाले बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग the resistance of the conductor. Factor affecting the resistance of the conductor, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बनने वाले हैं। चलिए, लास्ट टर्न पे अपन ने फैक्टर अफेक्टिंग छोड़ दिया था, ओम्स लॉ प्रूव कर लिया था, और ओम्स लॉ को जब हमने इलेक्ट्रॉनिक मॉडल के आधार पर प्रूव करवाया था तो उसमें एक फॉर्मूला आया था बेटा। वो फॉर्मूला क्या आया था? वी नो दैट R इक्वल टू ml अपॉन n² a टाउ। ये वाला फॉर्मूला भूल मत जाना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आया था R इक्वल टू ml अपॉन n² a टाउ। इसमें रेजिस्टेंस किस किस पर निर्भर कर रहा है, कौन कौन से फैक्टर हैं वो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, वो हमें पता चलेंगे। तो ध्यान से सुनना सब लोग। रेजिस्टेंस मास दिख रहा है, रेजिस्टेंस लेंथ दिख रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एरिया और रिलैक्सेशन टाइम या कहे टेम्परेचर, बाद में अभी बताएंगे। इसमें दो चीजें कांस्टेंट है जो बदलेंगी नहीं समय के साथ। एक तो है मास, क्योंकि आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है, वो कभी बदलता नहीं है। तो मास जब फिक्स है तो वो चेंज नहीं होगा, तो मास पे तो रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने? इसमें मास जो है, क्वेश्चन ऑप्शन में आता है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, और ऑप्शन में दिया होगा मास, तो मास पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी बदलता नहीं है। जो बदल सकता है उसी की वजह से तो अपन चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है एरिया। एरिया बदल सकता है, लेंथ बदल सकती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बदल सकते हैं, टाउ बदल सकता है। एक चीज और है जो नहीं बदलती, वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 कूलम चार्ज होता है माइनस में, तो ये भी कभी बदलता नहीं है। तो इस फॉर्मूले में दो चीजों को हटा दिया जाए, बाकी के जो बचे हैं ना उन पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो यहां से हमको एक चीज तो ये पता चल गई कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर क्या है? ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो ये चीज तुमको पता होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब होता है लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? तो लेंथ इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। और लेंथ को डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज। इसलिए अपन बोलते हैं घर में आप खंभे, ज्यादा दूर खंभे से लाइट लेके आते हो तो वोल्टेज कम आते हैं। उसका कारण है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो अपोजिशन बढ़ जाएगा, और अपोजिशन बढ़ जाएगा तो घर में करंट कम आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। बात समझे? लेंथ समझ में आ गया, लेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर इसमें देखो, दूसरा है एरिया। ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले से ही बता चुके हैं कि जो हमारे पास में कंडक्टर होता है, इसके ये सामने वाले भाग को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो तार जितना मोटा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस हमारा एरिया के कैसे दिख रहा है? इसमें रेजिस्टेंस एरिया के कैसा दिख रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस एरिया के कैसा दिख रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। इनवर्सली का मतलब कल बताया था, डायरेक्टली में ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होता है तो ये भी कम होगा। लेकिन एरिया में ये अगर इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा।
और ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है। इसके बाद तीसरा फैक्टर आपको भी दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें एन क्या है, तो इसमें एन ये समझ लो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है इसमें, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। ये डिपेंड करता है नेचर पर कि किस मटेरियल का कंडक्टर है। सिल्वर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। कोई आपसे पूछे बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। तो तीसरा फैक्टर पता चल गया ऑन द, तीसरे फैक्टर में क्या पता चल गया, ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर या नेचर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, या कई बार लिखा होगा यही चीज नेचर ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसमें आपको अलग दिख रहा है बेटा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन के, मतलब जिसका नेचर अच्छा है, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। इसलिए सिल्वर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है, सिल्वर का। अब इसमें फोर्थ जो बचा टर्म वो है रिलैक्सेशन टाइम। अब इसको थोड़ा समझ लेना, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है कि नहीं, और रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के इनवर्सली होता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर के कैसा हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो चौथा टर्म है ऑन द टेम्परेचर, ऑन द टेम्परेचर, ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर कंडक्टर का जितना हाई होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, जितना कम होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। तो ये चार फैक्टर हैं जो कंडक्टर को क्या, कंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, अफेक्ट करते हैं। पहला लेंथ, तो कोई आपसे पूछे लेंथ पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, आप बोलेंगे यस। लेंथ इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। अब हम आपको अभी न्यूमेरिकल कराएंगे ना, तब आपको ये क्वेश्चन बोलेंगे इफ द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स डबल, तो जब लेंथ डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब वो 4 गुना कैसे होगा वो मैं बताऊंगा अभी। रेजिस्टेंस बढ़ाने, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और लेंथ घटाने से रेजिस्टेंस घट जाएगा। ऐसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक मोटा तार है एक पतला तार है, एक मोटा तार है और एक पतला तार है, दोनों की लेंथ सेम है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पतले तार का। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका आर ज्यादा उसका ए कम, तो एरिया जिसका कम, एरिया किसका कम, जो पतला वायर है। बात समझ में आ गई ना। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो ये चारों फैक्टर समझ में आए कि नहीं आए, चारों फैक्टर समझ में आ गए। अब इसको क्वेश्चन में कैसे लिखना होता है, कई बार क्या होता है एमपी बोर्ड में पेपर में ऐसे सीधा पूछ लेते हैं कि भाई रेजिस्टेंस के फैक्टर अफेक्टिंग लिख लिए, तो आप लोगों को क्या है इसमें लिख के आना पड़ता है। कैसे, if the length of the wire increases then its resistance also increases, because ये directly proportional है। इसमें उल्टा लिख के आना पड़ेगा, if the area of the cross section is मतलब higher then resistance is lower, मतलब मोटे तार का thicker wire has lower resistance और thinner wire has higher resistance। और इसमें आपको लिख के आना पड़ेगा nature of the material, मतलब इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा number of free electrons अगर ज्यादा होंगे तो resistance कम होगा, जो कि सिल्वर का होता है। तो इसके बाद अपन इसमें नोट करके एक चीज लिख सकते हैं, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। नोट करके एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर है। बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर है। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, कुछ फॉर्मूले बता रहे हैं जिनके ऊपर अपन को न्यूमेरिकल भी करने हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूले बता रहे हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल करने हैं। पहले एक ओम्स लॉ का क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे एक तो ओम्स लॉ में ऐसे क्वेश्चन कराते हैं, ध्यान से सुनना। एक रेजिस्टेंस था और ये हमारा मान लो बैटरी लगा हुआ है, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है। ध्यान से सुन ले बेटा, इसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और आपसे बोल रहा है बताइए वोल्टेज कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। आई कितना है इसमें 2,
और आर कितना है 20, तो कितना आ गया 40 वोल्ट। अब ये वाले कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल ऐसे नहीं आएगा, ये वाले कंसेप्ट में न्यूमेरिकल आएगा जब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इसमें, एक ऐसा वायर जुड़ा होगा, एक ऐसा वायर जुड़ा होगा, और फिर उसके बाद फिर बैटरी लगी होगी। ये कंसेप्ट अभी इसलिए पढ़ाया कि सीधा V निकालना है तो V इक्वल टू आई आर, और V दिया जाएगा और R दिया जाएगा तो क्या निकाल सकते हैं I, क्या निकाल सकते हैं I। तो फिर उसमें क्या लगेगा। अब ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं ये आप तभी कर पाओगे जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का पढ़ लोगे। ठीक है, बात समझ में आई। एक क्वेश्चन और देख लो पहले ओम्स लॉ पर, उसके बाद फिर अपन रेजिस्टेंस के क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये बेटा 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये आपका 30 वोल्ट की बैटरी है, और आपसे बोल रहा है करंट कितना होगा, करंट कितना होगा। तो सिंपल सा I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R। V कितना है इसमें 30 और R कितना है 10, तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, तो I इक्वल टू कितना आ गया 3 एम्पीयर। इतना समझ में आ गया। ये समझ में आया न्यूमेरिकल की नहीं। इसमें कुछ नहीं किया, इसमें I दिया था, R दिया था और V पूछा था। तो आपको ये याद रखना है कि ओम्स लॉ लगेगा कैसे। V इक्वल टू, किसने चालू कर दी, लगा दो लगा दो, क्या लगा दो, क्या लगा दो, फिर खिड़की उसकी पीछे की। चलिए इधर देखो, देख ले। तो यहां पर इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है बेटा, वो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट होगी जो पेपर में तुम्हारे हर साल एक साल छोड़ के एक साल आते हैं, जो अभी मैं बता रहा हूं उन कंसेप्ट के ऊपर। देखो बेटा, देख ले, अभी जो मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताऊंगा ना, मैंने आपसे एक सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा, इफ द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स डबल। क्वेश्चन क्या पूछा, लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स डबल, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। तो आपके मन में तो यही आएगा ना, सर ने कहा था रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली होता है, लेंथ डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। नहीं होगा, 4 गुना हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, तो इस कंसेप्ट को थोड़ा पढ़ लेते। इधर देखो, पहला फॉर्मूला, रेजिस्टेंस लेंथ के कैसा होता है, डायरेक्टली। तो अगर डायरेक्टली है और एरिया के कैसा है, इनवर्सली, तो हम ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 और A2 अपॉन A1। लेंथ के तो डायरेक्टली है और एरिया के इनवर्सली। ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि नहीं आया। जो डायरेक्टली होता है वो सामने आता है, जो इनवर्सली होता है वो नीचे आता है। तो R1 ऊपर है तो L1 भी ऊपर है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एरिया इनवर्सली है तो ये नीचे आ गया, एरिया इनवर्सली है तो क्या आ गया, नीचे आ गया। पंखा बंद कर दो, ये पीछे वाला इधर का कर दो बंद, इसकी गेट के पीछे से, इस गेट के पीछे से। ठीक है, बैठ जाओ। ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया बेटा। इस साल पेपर में क्वेश्चन जो आएगा ना वो इसी फॉर्मूले के बेस पर आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो कोई बात ही नहीं। दूसरा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहां से आया, L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। हमने तो पढ़ाया नहीं अभी तक, अभी तो हमने सिर्फ इतना बताया था लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये फॉर्मूला कैसे आया जरा समझ लेते हैं। तार की अगर आप लेंथ मतलब बढ़ाओगे तो एरिया घटेगा, घटेगा कि नहीं। सिंपल सी बात है, कोई भी तार को खींचोगे वो पतला होगा, एरिया कम होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब एक चीज जो चेंज नहीं होती है वो है वॉल्यूम। तो मान लो इसका इनिशियल वॉल्यूम था R1 L1, पाई R1 L1 पाई R1 स्क्वायर L1, और फाइनल वॉल्यूम हो गया इसका पाई R2 स्क्वायर L2। पाई से पाई कट गया, ठीक है। तो यहां से L1 अपॉन L2 कितना आ गया, R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर।
आ गया कि नहीं आ गया? अब आप यहां पर एरिया में R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, A2 की जगह पाई R2 स्क्वायर लिख सकते हैं, पाई R1 स्क्वायर लिख सकते हैं, पाई से पाई कट गया, फॉर्मूला क्या बन गया ये R1 अपॉन R2 L1 अपॉन L2 इंटू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। पहला फॉर्मूला ये था जब एरिया गिवन हो, दूसरा फॉर्मूला जब रेडियस या डायमीटर गिवन हो और लेंथ गिवन हो तो ये, और तीसरा अब आपके सामने ये लिखा हुआ है R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है L1 अपॉन L2। तो मैं यहाँ R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ L1 अपॉन L2। एक L1 अपॉन L2 पहले से लिखा है, दूसरा इसकी जगह आ गया तो क्या बन गया L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो यही है L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। अब अगर आपको रेडियस के टर्म में ही लिखना है, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला और चौथा फॉर्मूला देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे L1 अपॉन L2 की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूं तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा R2 अपॉन R1 होल स्क्वायर ये था, होल स्क्वायर ये, तो कितना पावर हो गया 4। तो ये 4 फॉर्मूले जो हैं इनमें से ही एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। अब कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा ये बात भी समझ लो। केवल क्वेश्चन में लेंथ की बात होगी तो ये लगेगा, केवल क्वेश्चन में रेडियस की बात होगी तो ये लगेगा या डायमीटर की बात होगी, क्वेश्चन में लेंथ और एरिया दोनों की बात होगी तो ये लगेगा, और लेंथ और रेडियस या डायमीटर की बात होगी तो ये लगेगा। तो ये 4 फॉर्मूले, इन 4 फॉर्मूले पे हर साल क्वेश्चन बनता है और न्यूमेरिकल बनता है, इसलिए 4 फॉर्मूले आप लोगों को एक बार में याद होने चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। लेंथ अकेली दी गई है क्वेश्चन में तो कौन सा लगाएंगे ये बात। लेंथ के अलावा अगर रेडियस अकेली दी जाएगी, जैसे मैंने बोला इफ द रेडियस ऑफ द वायर बिकम्स डबल, तो ये वाला लगा देंगे। क्वेश्चन ये बोला जाएगा लेंथ बिकम्स डबल एंड रेडियस बिकम्स हाफ, अब ये दोनों चीजें दी गई हैं तो ये लगेगा, और लेंथ और एरिया दोनों दिया गया तो ये लगेगा। सबसे ज्यादा ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि आपको क्वेश्चन में लेंथ अकेला दिया जाएगा, ऐसा बहुत ज्यादा यूज होता है। अब एक फॉर्मूला और है जो अपन को इसमें यूज करनी है, वो है बेटा परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, ध्यान से सुनना, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100%, ये क्या होता है? परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू 100%, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू 100%। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रेजिस्टेंस पहले R1 था, अब R2 हो गया, तो क्या लिखेंगे इसको R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100%, इसे बोलते हैं परसेंटेज चेंज। ये 5 फॉर्मूले जो मैंने लिखा है ना, इन्हीं के ऊपर अभी न्यूमेरिकल कराएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था? R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 A2 अपॉन A1। दूसरा फॉर्मूला था R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला था R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, या होल स्क्वायर कर दें, एक ही बात। चौथा फॉर्मूला क्या था? R1 अपॉन R2 अपॉन R1 की पावर 4। और पांचवा फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100%। बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूले समझ में आ गए सबको? भूल तो नहीं जाओगे? अब देखो एक क्वेश्चन करवाते हैं तब आपको समझ में आ गया इस फॉर्मूले का क्या उपयोग है। ध्यान से देखना। इफ द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर becomes double, बातें नहीं। if the length of the wire becomes double, what will be the new resistance? What will be the new resistance? और ऐसा बोला जाएगा लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स डबल का मतलब ये नहीं कि मतलब आपने जोड़ दिया, लेंथ खींच के डबल कर दिया, याद रखना, स्ट्रेच कर दिया। आपने किसी वायर को खींचा और उसकी लेंथ जो है वो डबल कर दी।
पता चले कि आप ये लेंथ थी L और उसमें L और जोड़ दी तो वो 2L होगी। ऐसी डबल नहीं करनी, ऐसी डबल करोगे तो दुग नहीं होगा, समझ गए ना। खींच के डबल किया है। कैसे किया है? खींच के। और जब किसी वायर की लेंथ को खींचकर डबल करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस 4 गुना होता है। देखो प्रूव करके दिखाते हैं। सॉल्यूशन देखें, L1 अगर L है तो L2 कितना हो गया? 2L। डबल का क्या मतलब होता है? दुगना कर दो। पहले लेंथ अगर आपकी L थी, अब लेंथ आपकी क्या हो गई? 2L। तो आपने यहां पर रखा R1/R2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। L1 की वैल्यू कितनी है? L1 की L है, L2 की कितनी है? 2L। L से L कट जाएगा तो R1/R2 इक्वल टू 1/4। तो यहां से R2 कितना आ जाएगा? 4R1। 4 गुना हो गया कि नहीं? रेजिस्टेंस कितने गुना हो गया? अब आपको ये फॉर्मूला पता नहीं होता तो कैसे करते? ठीक है, तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन देखें। बातें नहीं, इधर देखो, चालू कर दो उसको। अब पहले थोड़ा सा हो जाने दो, फिर उसको बंद कर देना है ना। इफ द लेंथ becomes double and area becomes half। क्वेश्चन सुने, क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ कितना हो गया? डबल, और एरिया कितना हो गया? क्वेश्चन सुनना, समझ में आ रहा है ना। लेंथ बिकम्स डबल और एरिया बिकम्स हाफ। व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस? व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस if initial resistance is 20 ओम। आपका शुरुआत में जो रेजिस्टेंस था वायर का वो 20 ओम है। लेंथ खींच के डबल कर दी, एरिया आपने आधा कर दिया, तो आप बताइए रेजिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा? तो इसमें किस किस की बात हो रही है? एक लेंथ की और एक कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहले तो लिख ले, L1 अगर L है तो L2 कितना हो जाएगा? 2L। A1 अगर A है तो A2 कितना हो जाएगा? A/2। फॉर्मूला R1/R2 इक्वल टू L1/L2 और A2/A1। अब यहां पर देखो बेटा, L1 कितना गिवन है? अच्छा, ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया? मैंने आपसे कहा था ना, लेंथ और एरिया गिवन होगा तो आपको ये लगाना पड़ेगा। तो लेंथ गिवन है और एरिया भी गिवन है। लेंथ में रखो L, इसमें रखो 2L। A2 कितना गिवन है? A/2। A1 कितना गिवन है? A। L से L कट गया, A से A कट गया। तो R1/R2 1/2 इंटू 1/2। तो R1/R2 कितना आ गया? 1/4। तो R2 कितना आ गया? 4R1। अब R1 कितना गिवन था? तो R2 यहां पर रख दो, 4 इंटू 20 कितना हो गया? 80। बात समझ में आ गया? आप चाहो तो रेजिस्टेंस पहले भी रख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे सीधा 20 चौका 80 होते हैं ना। समझ गया? समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा? अगला क्वेश्चन देखें। देखो, मैंने आज आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको अभी एक चीज पढ़ा दी, एक तो फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ा दिया। फैक्टर अफेक्टिंग सबको याद है? टोटल 4 फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं? 4। पहला लेंथ, दूसरा एरिया, तीसरा नेचर और चौथा टेम्परेचर। याद रहेगा कि नहीं? लेंथ, एरिया, नेचर और टेम्परेचर। फिर हमने आपको न्यूमेरिकल पढ़ाया, लेंथ को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितने गुना होगा। तो वो न्यूमेरिकल पढ़ाने के लिए मुझे क्या बताने पड़े आपको? कुछ फॉर्मूले। तो वो फॉर्मूले चारों याद हैं आप लोगों को? चलिए क्वेश्चन देखें अब नेक्स्ट। इफ द रेडियस ऑफ द वायर becomes double, what will be new resistance?
इफ द रेडियस ऑफ द वायर, रेडियस की जगह डायमीटर भी देता है क्वेश्चन में, तो डायमीटर दे तब भी, अगर डायमीटर डबल करोगे तो रेडियस अपने आप डबल हो गई। आप समझ लो, अगर रेडियस आपकी 5 मीटर थी, डबल कर दो कितनी हो गई 10 मीटर। डायमीटर 10 मीटर था, डबल कर दो कितना हो गया 20। तो जब 20 आपकी डायमीटर हुआ तो रेडियस भी तो 10 है, इसका डबल हो रही है कि नहीं। तो कई बार क्वेश्चन में रेडियस देता ही नहीं है, क्या देता है डायमीटर। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर बिकम्स डबल, तो आप समझ जाना रेडियस भी डबल हो रही है। तो इसको कैसे करेंगे, R1 अगर R है तो R2 कितना हो जाएगा 2R। ये बात लाइन समझ में आ गई। रेडियस को डबल किया मतलब रेडियस पहले R थी तो अब कितनी हो गई 2R। केवल रेडियस की बात हो रही है, रेडियस की बात हो रही है। बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, R1 अपॉन R2, R2 अपॉन R1 की पावर 4। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। यही फॉर्मूला लगेगा, इसके अलावा कोई दूसरा लगेगा क्या, बताएं बेटा। सत्यम, ओ भैया अमन पीछे बैठ के बातें कर रहे हैं, तुमसे कह रहे हैं अमन, क्या कर रहे हो तुम ये बता दो ये फॉर्मूला कैसे बना, नहीं पता ना, तो हम बता रहे हैं तुम सुन का रहे हो, मैं बस बैठने आते हो क्या, फिर बैठने आते हो क्या, फिर मैंने आपको, तुम खड़े हो जाओ, खड़े ही हो जाओ तुम अमन, तुम फैक्टर ऑफ फैक्टिंग सुनाओ, कितने फैक्टर ऑफ फैक्टिंग होते हैं रेजिस्टेंस, खड़े हो जाओ, फैक्टर ऑफ फैक्टिंग सुनाओ, नाम बताओ केवल, बताइए नाम बताइए, बातें नहीं करें, सुने सब लोग। कुछ नहीं पता तुम्हें, तुम नहीं पढ़ने आते, याद ही नहीं कर रहे हो तुम कुछ, पीछे और बैठ जाते हो जिससे तुम्हें पढ़ना ना पड़े। और हमारी सबसे ज्यादा नजर पीछे ही होती है, क्योंकि हमें पता है पीछे वाले ही मतलब पढ़ते नहीं, और बातें करनी होती है ना पीछे बैठ के। आज जगह नहीं थी तो क्या हुआ, हमने तुमसे बोला था इधर बैठ जाओगे, तुम बाप पीछे चले जाते हो। बैठ जाओ और सुन लो ध्यान से। रेडियस की अकेली जब बात होगी तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 की पावर 4। और ये कैसे बना अभी इसके पीछे वाली स्लाइड पे मैं बताऊंगा कैसे बना, मैं बता चुका हूं 2 बार ऑलरेडी। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। R2 कितना दिया है 2R, R1 कितना है R, तो R से R कट गया, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू कितना आ गया 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो बहुत सारे लोग इसको आंसर को ऐसे लिख देते हैं 16R2। अरे भाई ऐसे क्यों लिखना है, हमको नया रेजिस्टेंस पूछा है, R1 नया है कि R2, तो R2 बताना है कितना होगा, R1 अपॉन 16। बताइए 16 टाइम्स बढ़ गया या घट गया, डिवाइड होता है तो कम हो जाता है उतने टाइम्स, तो 16 टाइम्स कम हो गया। अब ये फिलअप में पूछ सकता है, फिलअप में कैसे, इफ द रेडियस ऑफ द वायर बिकम्स डबल द न्यू रेजिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स डिक्रीजेस, 4 टाइम्स इंक्रीजेस, 16 टाइम्स डिक्रीजेस, 16 टाइम्स इंक्रीजेस। तो आपको पता होना चाहिए डिवाइड हो रहा है मतलब 16 टाइम डिक्रीज हो रहा है, समझ गया कि नहीं। तो ये तीसरा फॉर्मूला भी यूज करके बता दिया। फोर्थ फॉर्मूला देखो, देखो बेटा क्वेश्चन, अ वायर is stretched so that its length becomes thrice and radius becomes half। क्वेश्चन में कह रहा है एक वायर को स्ट्रेच किया इसलिए उसकी लेंथ जो है वो 3 टाइम्स हो गई
और रेडियस कैसी होगी, हाफ। व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। सुन ले सब लोग, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। इसमें किस किस की बात हो रही है, एक तो लेंथ की और एक रेडियस की। फॉर्मूला बताओ कौन सा लगेगा, यही लगेगा। रेडियस और लेंथ की बात हो रही है ना, रेडियस की बात हो रही है, रेडियस भी आनी चाहिए, लेंथ की बात हो रही है, लेंथ भी आना चाहिए। अब आपको इसमें क्या गिवन है, R1 कितना दिया है, लेंथ दिया है L1, L1 दिया गया L, तो L2 कितना हो गया, L2L 3L, 3 टाइम्स का मतलब 3L। और रेडियस कितनी है R1 R, तो R2 कितनी होगी R/2। वैल्यू पुट करना आता है, यहां जब वैल्यू पुट करेंगे L1 कितना हो जाएगा, इसकी जगह 3L, R2 की जगह R/2 और ये R का होल स्क्वायर। देखना सब लोग, ये कट गया R से R, L से L कट गया, 1/3 1/4, 4 3 जा R1/R2 इक्वल टू 1/12। यहां से R2 कितना आ गया 12 टाइम्स। आ गया समझ में। अब ध्यान से देखो, एक बार रिवाइज कराते हैं क्या क्या पढ़ाया। यहां से अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया, सुन ले सब लोग। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, फैक्टर अफेक्टिंग। तो क्वेश्चन फैक्टर अफेक्टिंग इसलिए बता रहा हूं, कई बार पेपर में डायरेक्ट आता है रेजिस्टेंस के फैक्टर अफेक्टिंग लिखिए, तो लिखना होगा ना, तो आपको ये सारी हेडिंग लिखनी होगी, इनके अंदर कहानी ये लिखनी होगी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ घटती है तो रेजिस्टेंस घटता है। ये मैंने अभी प्रूव करके दिखाया। लेंथ को डबल कर दिया था, रेजिस्टेंस 4 गुना हो गया था, बढ़ गई थी कि नहीं बढ़ गया था। तो लेंथ पे बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। एरिया के बढ़ाने से डिक्रीज होता है, एरिया के बढ़ाने से। और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, डिफरेंट मटेरियल्स के कंडक्टर का डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है। कॉपर का रेजिस्टेंस अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, एलॉय का अलग होगा। हर किसी का रेजिस्टेंस कैसा होगा, अलग, क्योंकि मटेरियल अलग है, तो मटेरियल के नेचर पे निर्भर करता है। और लास्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है एमसीक्यू में। एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस, ऑप्शन में दिया होगा इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। तो आपको सामने लिखा रेजिस्टेंस टेम्परेचर के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टेंस बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब आपसे कंडक्टर का नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा सेमी कंडक्टर का। सुनना बेटा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता रहा हूं, ये मोस्टली लोगों का गलत होता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमी कंडक्टर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमी कंडक्टर। तो भाई सब लोगों को क्या लगता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस तो हमेशा बढ़ता है। अब उन्हें ये भूल जाते हैं कि कंडक्टर का, सेमी कंडक्टर का और इलेक्ट्रोलाइट का क्या क्या होता है। सेमी कंडक्टर अब हम लास्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे क्यों उसका टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है, और कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी घटेगी, तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेमी कंडक्टर का घटेगा, इलेक्ट्रोलाइट का भी घटेगा। याद रखना इस चीज को। ये 3 मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, इनमें से एक एमसीक्यू आता है पेपर में। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। बात समझ में आ गई। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो हम तुम्हें इसी में बता देंगे क्यों घटता है, क्योंकि जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे तो सेल के अंदर की कहानी बताएंगे, तो हम आपको बता देंगे क्यों घटता है उसका। लेकिन सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ाने से। ये नोट में इस चीज को लिख लेना जिससे याद रहेगा क्या, कि रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जबकि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बात समझ में आई। अब देखो बेटा, इसके बाद मैंने आपको बताया ये फॉर्मूले कैसे बने। ये तो सिंपल ही था, V = I R।
ये फॉर्मूले 4 कैसे बने? तो पहला फॉर्मूला आपको पता है लेंथ के डायरेक्टली एरिया के इनवर्सली, तो जो डायरेक्टली है तो सीधा लिख दिया और इनवर्सली है तो उल्टा लिख दिया। R1 ऊपर है तो A1, ये फॉर्मूला समझ में आया। अब एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया। वॉल्यूम दोनों का समान होता है, सेम होता है, तो L1 अपॉन L2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ L1 की जगह ये रख देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और इसकी जगह ये रख देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से 4 फॉर्मूले हैं। ये 4 फॉर्मूले के ऊपर हमारा क्या बनता है? क्वेश्चंस बनते हैं। अब आप लिख लीजिए, देखो यहां से